इस धरती पर हम सब लोगों को जितनी भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ दिखती हैं, उनको हम ठीक नज़रों से एक बार देखें कि कौन सी इकाई क्या करती है। क्योंकि एक बात आप जान लीजिएगा, जीवन के क्षेत्र में और खेती के क्षेत्र में भूख लगे और भोजन ना हो तो किस बात का जीवन, और भूख लगे भोजन मिल जाए, भोजन हमको स्वास्थ्य ना प्रदान कर पाए तो किस बात का जीवन। चलिए, भूख लगी, भोजन मिल गया, स्वास्थ्य भी मिल गया, सामाजिक समरसता छिन्न भिन्न है तो किस बात का जीवन। तो मित्र, परमात्मा ने जितना भी कुछ रचा है ना धरती पर, क्योंकि मनुष्य धरती का प्राणी है और धरती में हमको देखना है कि धरती में है क्या। मुद्दा ये कि मैं जहाँ रहता हूँ ये मेरा घर है, ये धरती मेरा घर है, फिर ये भारत मेरा घर है, फिर मेरा जिला एक घर हो सकता है, मेरा गांव एक घर हो सकता है, फिर मेरा घर और घर एक घर हो सकता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक नेचर की एक व्यवस्था है। सनातन काल में एक प्रकृति ने एक आपको व्यवस्था दी थी कि और उस व्यवस्था में आपका जन्म हुआ था। तो हम जिस घर में हमारा जन्म हुआ है उस घर की देख रेख, उस घर की हिफाजत करना, ये मेरा धर्म है। जैसे आज धर्म पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, मतलब दुनिया भर में जो फसाद है ना, उनकी जड़ एक धर्म है। अब धर्म है क्या हकीकत? अगर इस धरती का इंसान धर्म को जानता होता ना, तो धर्म के नाम पर तो कम से कम झगड़े नहीं होते। तो धर्म की सत्यता कुछ और थी और अब यहाँ आकर के इस कलयुग में धर्म की सत्यता कुछ और हो गई। तो धर्म की बात करें, खेती की बात करें, जीवन की बात करें, सांसारिक जीवन में, मेरे जीवन में जितनी भी बातें हों, उन सब विषयों का संबंध इस प्रकृति से है। खेती का बात, चूँकि मेरा काम प्राकृतिक खेती का है, कृषि संस्कृति का है, किसानों की खुशहाली का है, प्रकृति की खुशहाली का है। तो जब हम प्रकृति की और किसान की खुशियाँ चाहते हैं, समझना जरा बात को, जो व्यक्ति किसान की आमदनी बढ़ाना चाहता है और प्रकृति की बात नहीं करता, तो वो विषय तो अपने आप में अधूरा हो गया। चूंकि मैं जिस व्यवस्था में रहता हूं, अगर वो व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? जरा कल्पना करना, एक किसान है, किसान के पास 10 एकड़ का खेत है। अब वो किसान चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, गुजरात का हो, कहीं का किसान हो, एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है। अब उसका घर क्या है, उसकी खुशियां कहाँ हैं? उसकी खुशियां उस 10 एकड़ जमीन में हैं। दूसरा, उसकी खुशियां उस गांव की व्यवस्था में है। गांव में जंगल है, गांव में खलिहान है, गांव में जलाशय है, गांव की बायोडाइवर्सिटी ठीक है, तो उसका गांव में रहने का जीवन ठीक है। फिर जब वो खेत जाता है, खेती करता है, तो खेती जब खेत में करता है 10 एकड़ जमीन में, तो 10 एकड़ जमीन में जो प्रकृति का कारोबार है वो कैसा है? अगर वहाँ पर प्रकृति की व्यवस्था संपन्न है, जैसे मैंने बोला गांव में जलाशय है, जंगल है, बायोडाइवर्सिटी है, अगर उसके खेत में भी जल है, जंगल है, जीव हैं, तो उसकी खेती ठीक होगी। अन्यथा वो खेती में फंस चुका है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि खेत की मेड़ नहीं है। खेती का एक जरा तारतम्य देखिए, प्रकृति या भगवान कैसे मैनेज करता है। मैं एक दो बात और कहता हूँ कि खेती प्रकृति करती है मित्र, खेती हम नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये गलत फहमी जिसको भी हो कि खेती मैं करता हूँ, वो अज्ञान है। हम खेती के मैनेजर हैं, हम खेती का मैनेजमेंट करते हैं केवल। मैनेजमेंट का मतलब क्या है?
आपका वो जो 10 एकड़ खेत है, खरीफ के सीजन में उसको जोतेंगे और कुछ क्रॉप बोएंगे। अब मेरा मैनेजमेंट क्या था, मुझे देखना था कि मेरे खेत की में जीवांश कार्बन कितना है, यानी ज़मीन की ताकत कितनी है, मेरे ज़मीन के नीचे पानी कितना है, मतलब सिंचाई का जल कितना है, मेरे खेत की बायोडाइवर्सिटी कैसी है। उसके अनुसार हमें एक प्लान बनाना था कि हमको अमुक फसल बोनी है, अमुक फसल के लिए ये ज़मीन ठीक है, ये इतना पानी ठीक है और ये बायोडाइवर्सिटी ठीक है। देश के पढ़े लिखे लोगों ने किसानों को इतना बरगलाया कि जैसे आज की तारीख में देश में धान, गेहूं, गन्ना, ऐसी जमीन जिसमें धान, गेहूं, गन्ना की खेती की जा सके मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 10% है। देश की 10% भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.5 से ऊपर है, मतलब 0.5% जीवांश कार्बन अधिक है। ऐसी ज़मीनें केवल 10% हैं। लेकिन हेल्दी ज़मीन के बारे में कहा गया, जिस ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा हो वो हेल्दी ज़मीन मानी जाती। हमारे देश में 1% भूमियाँ भी हेल्दी कैटेगरी में नहीं आती हैं, यानी 99% भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से नीचे है। केवल 1% जमीनों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 के ऊपर है। और ये मान लीजिए करीब 81% सॉइल में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 के नीचे। तो अब जिस जमीन में जीवांश कार्बन नहीं है, आपको कपास बोना है, आपको धान बोना है, आपको गन्ना बोना है, आपको गेहूं बोना है, तो क्या करेंगे आप? सॉइल के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि सॉइल की तो सामर्थ्य नहीं है कि गन्ने को, धान को, गेहूं को, कपास को फीडिंग दे सके। तो प्रेशर क्या पड़ता है कि आपको ऊपर से कुछ देना पड़ता है। और जब ऊपर से देते हैं तो क्या देते हैं? यूरिया देंगे, यानी नाइट्रोजन देंगे, फास्फेट देंगे, कुछ लोग पोटास देंगे, कुछ लोग जिंक देंगे, यदा कदा लोग सल्फर देंगे। अब पौधों को तो 16 पोषक तत्वों की जरूरत है। आप दे कितने रहे हैं? 3 या 4 या 2। फिर हम कहते हैं साहब भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन में पौष्टिकता नहीं है। आपने देखा है कि लोग बेड से गिर गए, हड्डी टूट गई, लोग दीवार से टकरा गए, हेड इंजरी हो गई। मतलब हमारे शरीर में दम नहीं रही। मैं सीधे अक्सर बोलता हूं कि मेरी सारी खुशियों का संबंध, मेरी दम का संबंध, मेरी हेल्थ का संबंध, मेरी बहादुरी का संबंध, मेरी समृद्धि का संबंध, सब कुछ धरती माता से निर्भर है। दुर्भाग्य से आज पूरा का पूरा इंटायर जो पूरी दुनिया है या पूरा देश है, धरती माता की समृद्धि, धरती माता की उर्वरता, धरती माता के नीचे का पानी संरक्षित करना, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करने कोई समझने को तैयार नहीं। अभी हमको रोजाना फोन आते हैं, कम से कम 30, 40, 50 किसान दूसरे स्टेट से फ़ोन करते हैं। कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हैं और कुछ लोग यूट्यूब में देख करके, उनके सवाल बहुत विचित्र होते हैं। सचान साहब, मेरे बैंगन में कीड़ा लग गया है। अब इसके 2 चीज़ें हैं। प्राकृतिक खेती में बैंगन के फल के अंदर कीड़ा है, बैंगन के तने के अंदर कीड़ा है, बैंगन के जड़ के अंदर कीड़ा, यानी रूट बोरर, सूट बोरर, स्टेम बोरर और फ्रूट फ्लाई। नेचुरल फार्मिंग में कोई दवा, कोई आदान ऐसा नहीं है कि ये ठीक कर सके, और वो भी कब? जब कीड़ा लग गया है। अब वो अगला आदमी कह रहा सचान साहब मेरे बैंगन में ऐसा है। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? बोले जी प्राकृतिक किया था, जीवामृत डाला था, और आप बताइए क्या करूं? हमने कहा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हिम्मत हार गए हो तो आप फिर रासायनिक खेती की तरफ लौट जाओ।
दो विकल्प हैं मित्र आज की तारीख में, धन कमाना, जीवन बचाना। अब मर्जी देश के किसानों की, दो बातें, धन बचाना, जीवन बचाना। और तीसरी बात है कि धन कमाना, अपना जीवन बचाना, हो सकता है ये पीढ़ी बचा भी ले जाए, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बचाना। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि मुझको नहीं लगता है, और वो आप देख भी रहे हैं, अस्पतालों में चले जाइए, कहीं भी देश के किसी भी बड़े शहर के सैकड़ों नर्सिंग होमों का जरा दृश्य देखिए आप, आपको लगेगा कि आधा हिंदुस्तान तो बीमार है। और ऐसे में हमें अब भी लालच नहीं छोड़ रहा हूं, अब भी मैं सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। पूरे देश में जितने भी मजहब के लोग हैं, कोई 5 वक्त की नमाज अदा करने में बिजी है, कोई मुहर्रम का जुलूस निकाल रहा है, कोई दुर्गा जी की प्रतिमा का जुलूस निकाल रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि धर्म और धार्मिक आस्थाओं का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब सिंपल सी बात है कि आप जिस व्यवस्था में रहते हो, कम से कम अगर थोड़ी सी भी अकल है ना, तो जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उस व्यवस्था को ठीक बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ईसाई लोग चर्च में कैंडल जला लें चाहे जितनी, मुसलमान भाई चाहे जितने 5 वक्त की नमाज के 11 वक्त की नमाज अदा करें, और हिंदू सुबह भी मंदिर में घंटी बजाए, दोपहर में भी घंटी बजाए, शाम को भी घंटी बजाए, और शिवलिंग में 3 बार जलाभिषेक करे, 3 बार दूध चढ़ाए। धरती को बंजर हो जाने दो, धरती के नीचे का पानी खत्म हो जाने दो, जंगल नष्ट हो जाने दो। तो आज जो बहस हो रही ना कि हमारा गॉड, हमारा अल्लाह, तुम्हारा ईश्वर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी का अल्लाह, किसी का ईश्वर, किसी का गॉड अगर आपको एक चावल के बराबर भी हेल्प करने के लिए आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। सारे के सारे लोग फंस गए। जैसे धर्म गुरुओं ने अपने अपने मजहब के लोगों को फंसाया धार्मिक आडंबरों में, ऐसे ही खेती के महारथियों ने किसानों को खेती के आडंबर में फंसा दिया। सब लोग, पूरा संसार आडंबर में फंसा हुआ है। मित्र, परमात्मा ने, मैंने बोला, परमात्मा ने जितनी भी इकाइयां रची है ना इस भूमंडल पर, जो आप देख सकते हो, छोटी काई, बरसात के सीजन में जो काई जमती है, फिर घासें हैं, झाड़ियां हैं, फिर वृक्ष हैं, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, निमेटोड्स हैं, हाथी है, आपको जो कुछ भी दिखता है, प्रकृति में मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी इकाई प्रकृति की दुश्मन नहीं है, कोई भी इकाई मनुष्य की दुश्मन नहीं है। इन सब का आपस में को रिलेशन है, उस को रिलेशन में अपना अपना फंक्शन करते। लेकिन कुछ लोगों को धंधा करना था खेती के साथ, किसानों के साथ, तो उन्होंने कहा येलो मोज़ेक, व्हाइट ग्राम, टर्माइट, रूट बोरर, सूट बोरर, फ्रूट फ्लाई। मैं कहता हूं ये रूट बोरर, सूट बोरर, फ्रूट फ्लाई, येलो मोज़ेक, ये आया कहां से? ये वायरस हैं, ये फंगस हैं, ये इंसेक्ट हैं, लेकिन प्रकृति में इनका एक मैनेजमेंट है। यदि प्रकृति को मैं ना छेड़ूं, प्रकृति के भरोसे पूरी व्यवस्था छोड़ दूं, प्रकृति के साथ परस्परता में मिलकर के जीने लगूं, दिमाग में जो स्वार्थ है, लालच है, उसको निकाल के बाहर कर दूं, तो मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट नहीं है,
और ना ही खेती में कोई कष्ट है। बस कष्ट यहाँ शुरू होता है कि मैंने बोला कि जमीन के नीचे पानी 200 फुट खिसक गया, जमीन में जीवांश कार्बन 0.3 रह गया, और आपको धान की हाइब्रिड वैरायटी बोनी है और 80 कुंटल 1 हेक्टेयर में धान पैदा करना है, तो क्या करना है? तब तो आप जमीन के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जमीन के नीचे का पानी दोहन करना पड़ेगा, इंसेक्ट मारने पड़ेंगे, वीड्स मारने पड़ेंगे। यहीं से आपकी बर्बादी शुरू होती है। प्रकृति की व्यवस्था, जब मैं लालच में, स्वार्थ में फंस करके प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास करता हूं, तो आप समझ सकते हैं आप अधार्मिक हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति कहता है मैं तो 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं या 3 वक्त मैं मंदिर में घंटी बजाता हूं, मैं कैंडल जलाता हूं चर्च में। जलाते रहिए कैंडल। मित्र, इस संसार में भटका दिया गया सबको। ये प्रकृति ही मेरी माई बाप है, और मैं अक्सर बोलता हूँ, ये आदि पिता सदा शिव धरती और आदि शक्ति माँ दुर्गा वनस्पतियाँ यही पूरी दुनिया को पालती हैं। और जब ये पूरी दुनिया को पालती हैं तो इनके साथ मुझे सामंजस्य बिठा करके जीना है। अपने पिता को पिता मान लेना है, माता को माता मान लेना है, और पूरी धरती में जो कुछ सब कुछ है उसको सबको अपना भाई बंधुत्व के साथ मुझे जीना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार। बहुत हल्ला मचा दिया यार।